नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। मैं हूं प्रशांत धवन और ये योजना मैगजीन का एनालिसिस है आपके सामने। ये अप्रैल 2018 योजना मैगजीन का हम एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। इस मंथ की योजना मैगजीन का टॉपिक है नॉर्थ ईस्ट इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, सबको एनालाइज करेंगे। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। और आप इस वीडियो की अगर पीडीएफ चाहते हैं तो आप फॉलो कर सकते हैं मुझे मेरी फेसबुक प्रोफाइल पर। वहाँ पे मैं इस वीडियो की पीडीएफ और वीडियोस की पीडीएफ वगैरह और भी साथ में बहुत सारे आर्टिकल जो हैं वो भी प्रोवाइड करता हूँ। और स्टडी आईक्यू के पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज भी आते हैं वेरियस एग्जाम्स के लिए, जैसे एसएससी, बैंक, आरबीआई ग्रेड भी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस कोर्सेज भी हमारे अवेलेबल हैं। और आप विजिट कर सकते हैं studyIQ.com पे। यहाँ पे आपको फ्री में पीडीएफ मिलेगी और फ्री में क्विज मिलेगा। आप टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं, कोर्सेज खरीद सकते हैं और बहुत सारा आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा studyIQ.com पे। तो विजिट करिए studyIQ.com या आप इन नंबर्स पे कॉल भी कर सकते हैं। अब आर्टिकल्स को डिस्कस करने से पहले जरा देख लेते हैं कि नॉर्थ ईस्ट बेसिकली है क्या और यहाँ पे किन स्टेट्स की हम बात कर रहे हैं। ये आप देखोगे, ये इंडिया का मैप है। यहाँ पे आप देखोगे ये जो डायरेक्शन है ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है और इसके बीच में ये आता है नॉर्थ ईस्ट रीजन, ये यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे हम बेसिकली 8 स्टेट्स की बात कर रहे हैं। ये आप देखोगे, ये कलर्ड वे में मैंने आपको दिखाया हुआ है। ये बहुत सारी कंट्री के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करती हैं, नेपाल, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश। और यहाँ पे बेसिकली हम 8 स्टेट्स की बात कर रहे हैं जब मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करता हूँ। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। ये जो स्टेट्स हैं ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर से इंडिया को कनेक्टेड है, मतलब मेनलैंड इंडिया से कनेक्टेड है। मेनलैंड इंडिया से मेरा मतलब ये है, ये जो है ये मेनलैंड इंडिया है। इससे एक बहुत ही छोटा सा यहाँ पे एक कॉरिडोर है, इसको हम कहते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर। और इससे ये जो सारी स्टेट्स हैं इंडिया के साथ कनेक्टेड हैं। ओके, तो जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं इनको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया जाता है अंडर नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, जिसको बनाया गया था 1971 में, ताकि इस पूरे एरिया की जो डेवलपमेंट है उसको हम और अच्छे से एडमिनिस्टर कर पाएँ। हालांकि नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के जो ऑब्जेक्टिव थे वो अच्छे से हम अकॉम्प्लिश कर नहीं पाए, इसलिए आज भी नॉर्थ ईस्ट काफ़ी एक पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है। सिक्किम ने नॉर्थ ईस्ट काउंसिल को ज्वाइन किया था सन 2002 में, ठीक है। तो इसलिए काफ़ी बार आप सुनते होंगे कि 7 सिस्टर स्टेट्स। अभी मैंने आपको 8 स्टेट्स के बारे में बताया, तो आपने काफ़ी बार सुना होगा 7 सिस्टर स्टेट्स होती हैं नॉर्थ ईस्ट की। तो वो क्या है? बेसिकली 7 सिस्टर स्टेट्स ही थी इनिशियली, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। बाद में सिक्किम जब ऑफिशियली इंडिया का पार्ट बन गया तो फिर बाद में इसको नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है इंडिया का, उसका पार्ट हमने मानना शुरू कर दिया। तो आज के टाइम में आप ये भी कह सकते हो कि 8 जो सिस्टर स्टेट्स हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं प्लस सिक्किम। सिक्किम क्या है कि जो बाकी जो स्टेट्स हैं उनसे इतना सिमिलर नहीं है। सिक्किम का कल्चर, इनका खाना पीना, इनकी जो हिस्ट्री है वो जो इन स्टेट्स हैं इनसे थोड़ा बहुत मेल नहीं खाती, ठीक है। तो इसलिए सिक्किम को हम वैसे 7 सिस्टर स्टेट्स में गिनते नहीं हैं, मगर फिर भी ये नॉर्थ ईस्ट रीजन का पार्ट बिल्कुल है। अब देखो, इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है बहुत सारी चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट है, मगर इसका जो फ्लोरा एंड फाउना है वो अपने आप में काफ़ी निराला है, इसलिए बहुत ही खूबसूरत रीजन है ये। काफ़ी आपको ग्रीनरी मिलेगी यहाँ पे। इंडिया का आज के टाइम में जो ग्रीन कवर है वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में, और जो हमारा कुछ हद तक हिमालयन रीजन है वहाँ पर, और वेस्टर्न घाट जो है वहाँ पे ही आपको मिलेगा। उसके अलावा ज़्यादातर एरिया में आपको ग्रीनरी उतनी मिलेगी नहीं, जो फॉरेस्ट कवर है वो काफ़ी हद तक कम हो चुका है। तो इसलिए इस पूरे मैगज़ीन के जो भी आर्टिकल है वहाँ पे नेशनल पार्क्स का बहुत सारा मेंशन था। तो हर एक आर्टिकल में किसी नेशनल पार्क के बारे में बात करने से अच्छा है कि सारे नेशनल पार्क का जो मेंशन हुआ है इस मैगज़ीन में मैं आपको इकट्ठा बता दूं, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। और सिंस ये योजना में इसको मेंशन किया गया था तो ये आपके एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं। तो पहले बात करते हैं हम बालफाक्रम नेशनल पार्क की। ये आपको मिलेगा मेघालय में, गारो हिल्स में। ऑलराइट, ये याद रख लेना, इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला नेशनल पार्क, ये तो हमेशा याद रख लेना। मानस नेशनल पार्क, इसको डिक्लेयर किया जा चुका है नेशनल वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? पेरिस। पेरिस किस देश की राजधानी है ये नहीं पूछूंगा, हर कोई जवाब दे देगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक नेशनल पार्क है। यहाँ पे आपको टाइगर्स मिलेंगे, एलिफेंट रिजर्व भी मिलेगा आपको यहाँ पे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है एनवायरनमेंट का, और ये आपको मिलेगा मानस नेशनल पार्क आसाम में, ठीक है। फिर है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, ये आपको मिलेगा त्रिपुरा में। ये नाम से ही पता लग रहा है क्लाउडेड लेपर्ड्स के लिए काफ़ी मशहूर है, तो याद रख लेना। फिर है दिद्रू सिकावा नेशनल पार्क, सॉरी मगर मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गलत थी, दिद्रू सिकहुआ नेशनल पार्क। ये आपको वैसे जो ब्रह्मपुत्रा के जो प्लेन्स हैं वहाँ पे मिलेगा आसाम में।
और बहुत सारी एंडेंजर्ड जो स्पीसीज़ है वो भी आपको यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। फिर काजीरंगा के बारे में तो खैर सब लोग जानते ही होंगे, असम में आपको मिलेगा। ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को ने इसको डिक्लेयर किया हुआ है, और ये जो एक सींग वाला रेनोसरस है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसको बनाया गया था, मतलब उसको प्रोटेक्ट करता है ये आज के टाइम में। फिर है कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ये आपको मिलेगा मणिपुर में, और ये अकेला फ्लोटिंग पार्क है पूरी दुनिया का, ऑलराइट, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये एक बहुत ही इंटेग्रल पार्ट है लोकताक लेक का। ये एक फ्रेश वाटर लेक है, इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक तो नहीं है, मगर फिर भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक है, और इसी के बहुत ज़्यादा करीब आपको मिलेगा, इसी का मतलब ऑलमोस्ट पार्ट ही है ये कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क, और ये याद रखना ये आपको मणिपुर में मिलेगा। तो ये है हमारा पहला आर्टिकल, इसका टाइटल है इंक्लूसिव ग्रोथ इन द नॉर्थ ईस्ट। ये लिखा है मिस्टर CK दास ने, IAS ऑफिसर है 1975 बैच के, इस वक्त ये मेंबर है नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के जो शिलोंग में है। तो डेफिनेटली बहुत ही नॉलेजेबल आदमी है और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया है नॉर्थ ईस्ट की प्रॉब्लम्स को। तो सबसे पहले उन्होंने बात करी है आबादी की। आबादी के बारे में उन्होंने पहले ये बताया कि अगर हम पिछले 100 साल में देखें तो बाकी जो रीजन है यहाँ पर इंडिया का, ऑफकोर्स अब यहाँ पे ये 1901 से स्टार्ट कर रहे हैं आबादी को कैलकुलेट करना। तो इन्होंने यहाँ पर इंडिया के साथ साथ जो आज के टाइम में मॉडर्न डे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इन सब को भी जो काउंटिंग में ले लिया है, और उन सब की आबादी को कंपेयर किया है नॉर्थ ईस्ट रीजन से। तो उन्होंने यहाँ पे ये बताया कि आज से अगर हम 100 साल पहले देखें 1901 में, तो उस वक्त नॉर्थ ईस्ट की जो आबादी थी वो सिर्फ 44 लाख थी, और बाकी जो इंडिया था इसमें ऑफकोर्स हम पाकिस्तान बांग्लादेश को भी गिन रहे हैं, ये 29 करोड़ थी। आज के टाइम में जो हम सेंसस देखते हैं इंडिया का, और बाकी जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है, बांग्लादेश की पॉपुलेशन है, उसको भी काउंट करके देखें तो टोटल जो पॉपुलेशन है इस पूरे रीजन की वो आपको 156 करोड़ मिलेगी। वेराज जो नॉर्थ ईस्ट की पॉपुलेशन है ये 450 लाख हो चुकी है। बहुत ही ज़्यादा इनकी पॉपुलेशन बढ़ी है पिछले कई सालों में। मतलब कि इसका अर्थ ये है कि पिछले 100 साल में पाकिस्तान, जो मेनलैंड इंडिया है और जो बांग्लादेश है, इनकी आबादी बढ़ी है 5.4 टाइम्स, और जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है इनकी आबादी 10 गुना से भी ज़्यादा बढ़ी है, क्योंकि 44 लाख से ये 100 साल में 450 लाख में आ गए। मगर यहाँ पे दास साहब आगे लिखते हैं कि कंटिन्यूस माइग्रेशन फ्रॉम सराउंडिंग एरियाज हैज़ इंक्रीज द पॉपुलेशन। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है कि इन लोगों ने बच्चे पैदा ज़्यादा करने स्टार्ट कर दिए हैं। इंडिजिनस लोग जो थे नॉर्थ ईस्ट के, उनकी आबादी इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ी। बेसिकली नॉर्थ ईस्ट में पिछले कई सालों में बहुत तेज़ी से माइग्रेशन हुआ है, बांग्लादेश से और एरिया से बहुत सारे लोग यहाँ पे आके बस गए हैं। उसकी वजह से आज के टाइम में नॉर्थ ईस्ट की जो आबादी है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब इसका इम्पैक्ट ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट की इकोनॉमी पे नेगेटिव कैसे हुआ है, यहाँ पर क्या हो गया है कि आज के टाइम में जो लैंड होल्डिंग थी इस रीजन की वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है। तो यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि कंटिन्यूस माइग्रेशन फ्रॉम सराउंडिंग एरियाज हैज़ इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इन सच अ वे दैट द एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग इन द रीजन इज ओनली 1 हेक्टेयर। तो एवरेज जो साइज है लैंड होल्डिंग का 1 हेक्टेयर है, तो ऑब्वियस ही बात है इसका इम्पैक्ट फार्मिंग पे होगा। फार्मिंग का जो पैटर्न है वो डिसरप्ट होगा, और इसी की वजह से पिछले 100 साल में नॉर्थ ईस्ट का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो काफ़ी हद तक बैकबोन होनी चाहिए थी इस रीजन की, वो इतनी स्ट्रॉन्ग तरीके से आगे बढ़ नहीं पाई, और नॉर्थ ईस्ट आज के टाइम में भी काफ़ी बैकवर्ड है। मगर ये बस एक इन्होंने रीज़न अंडरलाइन किया है। आबादी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है, मगर साथ ही साथ दास साहब बहुत सारे और अच्छे पॉइंट्स भी बताते हैं जिनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। आगे दास साहब लिखते हैं कि एक टाइम पे क्या था कि देखो ये जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है ना, यहाँ पे ये काफ़ी इजीली कनेक्टेड था विद रेस्ट ऑफ इंडिया थ्रू बांग्लादेश, क्योंकि उस टाइम बांग्लादेश भी जो लार्जर इंडिया है उसका पार्ट था अंडर ऑफ कोर्स ब्रिटिश रूल। तो आराम से बहुत सारे रेलवे लिंक थे, उससे लोग यहाँ से आराम से यहाँ पर जा सकते थे। फिर क्या हुआ, पार्टीशन हुआ। तो दास साहब यहाँ पे लिखते हैं कि जब पार्टीशन हुआ देश का, उससे नॉर्थ ईस्ट को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ। ऑफ कोर्स हर किसी को नुकसान हुआ, बहुत सारे लोग यहाँ से पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट करके आए, कई लोगों का घर छूट गया, मगर नॉर्थ ईस्ट का जो नुकसान था उस पर इतना फोकस नहीं दिया गया। आप देख सकते हैं कि अब सिर्फ एक ही चीज़ है जो इंडिया को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ती है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, और ये इतना एरिया नहीं है जिससे आप बहुत सारे रेलवे लिंक बिछा सकें इस पूरे रीजन को रेस्ट ऑफ इंडिया से कनेक्ट करने के लिए। तो कनेक्टिविटी काफ़ी हद तक कम हो गई थी पार्टीशन के बाद से। फिर आगे यहाँ पे दास साहब लिखते हैं द चाइनीज़ अग्रेशन ऑफ 1962 के बारे में। ये आपको पता है 1962 में चाइना ने सडनली इंडिया पे अटैक कर दिया था, और उस टाइम क्या था कि अरुणाचल प्रदेश पर ज़्यादातर अटैक हुआ था चाइना का। उस अटैक के बाद से क्या हुआ कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने नॉर्थ ईस्ट में निवेश करना बंद कर दिया।
आप अगर सोच कर देखें, वॉर का जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है वो एक रीजन पे इतना गहरा होता है कि जो एक निवेशक है बेसिकली उसका तो पैसा है, उसका धन है, वो ऐसी जगह पे क्यों इन्वेस्ट करे जहाँ पे उसको लग रहा है कि कल को चाइना फिर अटैक कर देगा या फिर यहाँ पे वॉर हो जाएगी या फिर जो मेरी इन्वेस्टमेंट है डूब सकती है। तो जैसे ही चाइना ने यहाँ पे अटैक किया, इन्वेस्टर्स ने वैसे ही नॉर्थ ईस्ट में इन्वेस्ट करना कम कर दिया। उसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट थोड़ा और पीछे चला गया। फिर एक बहुत बड़ा रीज़न था 1971 की वॉर ऑफ बांग्लादेश लिबरेशन। अब इस वॉर की शुरुआत कैसे हुई थी? सबसे पहले बांग्लादेश में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध शुरू हो गया था, वो पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते थे। फिर उसके बाद क्या था कि पाकिस्तानी जनरल्स ने बहुत ही बड़े स्केल पर बांग्लादेश में मास किलिंग्स करी, कई लोग बांग्लादेश में मारे गए। उस टाइम कई लोग भागकर नागालैंड और मिजोरम में जाकर बस गए। नॉर्थ ईस्ट में उस वक्त बहुत ही बड़ी मात्रा में रेफ्यूजीज आने शुरू हो गए थे और इंदिरा गांधी ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि इतने सारे रेफ्यूजीज को हम अपने कंट्री में शरण नहीं दे पाएंगे और एक बार को वॉर करना सस्ता पड़ता ना कि इतने सारे रेफ्यूजीज को अपने कंट्री में लेना। तो 1971 की जो बांग्लादेश वॉर ऑफ लिबरेशन थी वो उससे भी काफ़ी हद तक नॉर्थ ईस्ट को झटका लगा, क्योंकि सडनली जो पॉपुलेशन का स्पाइक था वो देखा गया और इस रीजन में ज़रूरत से ज़्यादा लोग आके बस गए। तो आगे आर्टिकल में और भी रीज़न लिखे हैं, जैसे लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। जैसे मैंने आपको बताया एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है काफ़ी कम है, क्योंकि जो लैंड है वो सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। फिर क्रॉपिंग इंटेंसिटी का इशू है, कवरेज ऑफ इरीगेशन के यहाँ पे ज़रा प्रोजेक्ट नहीं बनाए गए। जो एप्लीकेशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स है वो बहुत ज़्यादा कम है यहाँ पे। ऑफ कोर्स ये काफ़ी एक डिबेटेबल टॉपिक है कि क्या केमिकल फर्टिलाइजर से सच में जो प्रोडक्शन है वो बढ़ती है, क्या लॉन्ग टर्म में उसके क्या इफेक्ट होते हैं। मगर हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि जो लो एप्लीकेशन है केमिकल फर्टिलाइजर्स की, उसको हम जो लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है उससे ज़रूर जोड़ के देख सकते हैं। फिर यहाँ पर जो बैंक से लोगों को क्रेडिट मिलता है वो भी बहुत ज़्यादा कम मिलता है। उसकी वजह से जब लोगों के पास धन ही नहीं आएगा तो यहाँ पर वो कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे करेंगे। फिर सर्टिफाइड सीड्स की जो अवेलेबिलिटी है उसकी भी यहाँ पे काफ़ी कमी रहती है, उसकी वजह से भी एग्रीकल्चर इफेक्ट होता है। फिर उसके अलावा कुछ बहुत ही ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पे रीज़न बता रहा हूँ, एब्सेंस ऑफ मॉडर्न वेल इक्विप्ड मार्केट्स। यहाँ पे मार्केट्स की काफ़ी कमी है, ठीक है। जो मॉडर्न जो मार्केट्स है वो आपको बहुत ज़्यादा कम मिलेगी। फिर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये एक रीज़न ये बता रहा हूँ, देखो नॉर्थ ईस्ट में आपने सुना होगा कि कोयला है, बिल्कुल है, मगर प्रॉब्लम ये है कि नॉर्थ ईस्ट में कोयला तो है मगर नॉर्थ ईस्ट का जो कोयला है उसमें सल्फ़र की जो परसेंटेज है वो ज़रूरत से ज़्यादा है। उस सल्फ़र की जो हाई परसेंटेज है उसकी वजह से उसको हम इंडस्ट्रियल यूज़ में नहीं ला सकते, इसीलिए जो नॉर्थ ईस्ट की जो कोयले की खदानें हैं उसको हम ज़्यादा इस्तेमाल करते नहीं हैं। फिर उसके अलावा यहाँ पे जो और होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आयरन, एल्यूमिनियम जैसे आप प्रोनाउंस करना चाहें, कॉपर, जिंक, लेड, निकल, इसकी काफ़ी कमी देखी गई है। तो जब ये सब चीज़ें नहीं है तो सीधी सी बात है माइनिंग इंडस्ट्री वैसे भी यहाँ पे लगेगी नहीं। फिर बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं इंजीनियरिंग, मेडिकल, नर्सिंग के, वो भी आपको मिलेंगे नहीं। बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स दिल्ली, मुंबई आके पढ़ने आते हैं। फिर उसके अलावा टीचर्स ट्रेनिंग ओवरऑल एक काफ़ी बड़ा इशू है। जो सरकारी स्कूल जो है नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ पे जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनकी जो क्वालिटी है उस पर भी रिसेंटली काफ़ी सवाल उठाए गए थे और ये भी अब बात चल रही है कि नॉर्थ ईस्ट के जो टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, तो ये भी एक बड़ा इशू है। फिर उसके अलावा यहाँ पे बिग इंडस्ट्रीज़ की काफ़ी कमी है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको बस यहाँ पे 4 ऑयल रिफाइनरी मिलेगी, वो भी एक बहुत ही बड़े लेवल की नहीं है जैसे रत्नागिरी में भी बन रही है या जब भी बनेगी, अभी प्रोटेस्ट चल रहे हैं उस पर, वैसी उस लेवल की नहीं है। और 2 पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेज हैं वो भी ज़्यादा बड़े नहीं हैं। फिर पूरे रीजन में IIT और IIM जितने होने चाहिए उतने भी नहीं है, सिर्फ एक IIT एक IIM आपको मिलेगा। तो ये सब रीज़न है। तो हमको यहाँ पर फोकस कहाँ पे करना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिस पर फोकस करके हम नॉर्थ ईस्ट को थोड़ा रिवाइव कर सकते हैं, ये मैक्रो लेवल पर यहाँ पे समझा रहे हैं दास साहब। तो यहाँ पे ये लिखते हैं, नॉर्थ ईस्ट इज कंपैरेटिवली बैकवर्ड इवन आफ्टर 7 डेकेड्स ऑफ इंडिपेंडेंस। 7 दशक हो गए हैं, 70 साल हो गए हैं, आज भी नॉर्थ ईस्ट बाकी इंडिया से काफ़ी बैकवर्ड है। इन द एब्सेंस ऑफ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल बेस, द फ्यूचर ऑफ द रीजन डिपेंड्स प्राइमरीली ऑन डेवलपिंग फॉलोइंग सेक्टर्स। सिंस लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल बेस तो खैर पूरे इंडिया में हम अभी तक बना नहीं पाए, नॉर्थ ईस्ट में तो खैर काफ़ी दूर की बात है। तो उस सब के अभाव में हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर दास साहब कहते हैं कि इन चीज़ों पे हम फोकस करें तो शायद नॉर्थ ईस्ट का कल्याण हो सकता है। पहले है एग्रीकल्चर, इसमें हॉर्टिकल्चर पे इन्होंने खास एम्फोसिस डाला है और फ्लोरिकल्चर। फिर है डायरी फार्मिंग, गोट रियरिंग, पिगरी, पोल्ट्री, डकरी, फिशरी और फूड एंड मीट प्रोसेसिंग,
टूरिज़्म एक बहुत ही बड़ा एस्पेक्ट हो सकता है। जब हम इंडिया के टूरिज़्म को प्रमोट करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट हमको कहीं पे खोया हुआ दिखता है वहाँ पर। इवन दो नॉर्थ ईस्ट कमाल की जगह है, बहुत सारे फॉरेनर्स जो हैं वो चाहेंगे ये देखना कि ये भी इंडिया है, काफ़ी डिफरेंट है, थोड़ा अलग कल्चर है वहाँ पर, वो उसको एक्सपीरियंस करना चाहेंगे। तो डेफिनेटली टूरिज़्म एक काफ़ी बड़ा एस्पेक्ट यहाँ पे हो सकता है। और वीविंग वगैरह ये भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। उसके अलावा और भी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने आगे लिखी है अगले पेज पे। फिर आगे दास साहब बात करते हैं सेटिंग अप स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़। ऐसी इंडस्ट्रीज़ अगर हम सेटअप करते हैं नॉर्थ ईस्ट में तो बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलेगा। और ऐसी इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए आपको इनिशियली बहुत बड़े कैपिटल की आवश्यकता होती भी नहीं है। तो उसमें भी इन्होंने एग्जांपल दिए कि किस तरीके की जो इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ पे हम खोल सकते हैं स्मॉल और मीडियम लेवल पर। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं गारमेंट इंडस्ट्री की, फार्मास्यूटिकल्स की, पेपर की, शुगर की। यहाँ पे काफ़ी रेनफॉल होता है, मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा है सॉइल में, तो उससे नॉर्थ ईस्ट काफ़ी सूटेबल है लार्ज स्केल शुगर केन प्रोडक्शन के लिए। मगर तब भी ड्यू टू सम ऑड रीज़न इस रीजन में हमने शुगर केन की जो प्रोडक्शन है काफ़ी कम देखी है। उसके अलावा पल्सेस दालों के लिए काफ़ी अच्छा है, ऑयल सीड्स के लिए काफ़ी अच्छा है, जो काफ़ी कॉस्टली फ्लावर्स होते हैं उनको भी यहाँ पे हम ग्रो कर सकते हैं और इंटरनेशनल मार्केट में या फिर डोमेस्टिक मार्केट में भी उनको हम बेच सकते हैं। तो ये सब इंडस्ट्री हैं जिन पर अगर हम फोकस करें तो नॉर्थ ईस्ट काफ़ी हद तक डेवलप हो सकता है। अगला आर्टिकल है नॉर्थ ईस्ट एंड इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। इसमें थोड़ा और हमको डिटेल मिलते हैं नॉर्थ ईस्ट के बारे में, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है ये भी। तो यहाँ पे इन्होंने शुरुआत किया है इस लाइन से, इनोवेशन, इनिशिएटिव, आइडियाज़ एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑल फॉर नीड टू गो टुगेदर। ये आप जो लाइन है अपने एस्से या अपने आंसर में यूज़ भी कर सकते हैं कि इनोवेशन, नए आइडियाज़ को बनाना, इनिशिएटिव्स, आइडियाज़ और इम्प्लीमेंटेशन, उनको आप ज़मीन पे किस तरीके से आगे बढ़ाते हो, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और इन सब को आगे बढ़ना होगा अगर नॉर्थ ईस्ट को डेवलप करना है। तो आगे ये लिखते हैं कि त्रिपुरा एंड मिजोरम आर टू ऑफ द कंट्रीज़ मोस्ट हाईली लिटरेट स्टेट। अब यहाँ पे ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एक फिगर है। त्रिपुरा और मिजोरम कंट्री की मोस्ट लिटरेट स्टेट है, मगर फिर भी हाईएस्ट जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो भी आपको यहीं पे मिलेगा। त्रिपुरा का जो ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इनके अर्बन एरिया में वो 25.2% है और उसके बाद आता है नागालैंड का फिर 23.8%। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर लोग तो एजुकेटेड हैं मगर रोज़गार अवेलेबल ही नहीं है क्योंकि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर है नहीं। तो आगे इस आर्टिकल में कुछ रीज़न बताए गए हैं कि NER जो है नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है इसकी डेवलपमेंट, इसकी प्रोग्रेस हमने क्यों नहीं देखी। तो पहले यहाँ पे मेंशन किया गया है ज्योग्राफिकल फैक्टर्स के बारे में। जो हिल्स हैं यहाँ पर 70% एरिया जो है काफ़ी हिली है और वहाँ पर आपको 30% जो पॉपुलेशन मिलेगी। उसके अलावा फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स आती रहती हैं ब्रह्मपुत्रा में और बराक वैली में, स्पेशली इन आसाम। और ज़्यादातर जो आबादी है नॉर्थ ईस्ट की वो आपको आसाम में ही मिलेगी। तो उसकी वजह से भी काफ़ी बार यहाँ पे जो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो तहस नहस हो जाता है, तो उससे भी काफ़ी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो इन्होंने ये पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया है। उसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो यहाँ पे लिखा है इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर फैक्टर्स, नॉर्थ ईस्ट रीजन हैज़ अबाउट 6% ऑफ नेशनल रोड्स। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा एरिया है और सिर्फ 6% आपको नेशनल रोड्स वहाँ पर मिलेगी और सिर्फ 13% नेशनल हाईवेज मिलेंगे और साथ ही साथ जो उनकी क्वालिटी है वो भी काफ़ी ख़राब है। तो आप बताइए वहाँ पे ट्रेड कैसे होगा, हैवी इंडस्ट्रीज़ हम कैसे वहाँ पे प्लांट कर सकते हैं। आगे देखो, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने यहाँ पे समझाया है इस आर्टिकल में। ये आपको PDF में सब मिल जाएगा। अभी आपको थोड़ा सा यहाँ पे छोटा दिख रहा होगा मगर ये थ्योरी ही है, तो मैं आपको जो आइडियाज़ यहाँ पे लिखे हैं वो बता रहा हूँ। बाकी आप जो PDF है वो कलेक्ट करके अपने आपको सेपरेट जो नोट्स आपको बनाने हैं वो भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द रोड डेवलपमेंट इन द रीजन हैज़ बिन वेरी स्लो ड्यू टू वेरियस जोग्राफिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक रीजन्स। जो रोड डेवलपमेंट हुई है, जैसे मैंने आपको वैसे ही भी फिगर बताई है अभी, वो इतनी स्लो इसलिए हुई है क्योंकि जो सोशियो इकोनॉमिक कारण है यहाँ पे और जो जोग्राफिकल कारण है वो हमेशा से रास्ते पे आ गए। तो यहाँ पे आगे लिखा हुआ है ड्यूरिंग द 5-year प्लान्स द एलोकेटेड फंड फॉर डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सेक्टर इन द नॉर्थ ईस्ट वर नॉट एडिक्वेट। तो जब हम 5-year प्लान्स बनाते थे, और तो खैर 5-year प्लान्स नहीं बनाते, अब नीति आयोग आ गया है, तो उससे पहले क्या होता था कि जो फंड्स होते थे ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए वो काफ़ी नहीं होते थे। इनएडिक्वेट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हैज़ बिन सीरियस ड्रॉबैक एंड क्रिपल्ड द डेवलपमेंट ऑफ द रीजन फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो सिंस जो फंड्स हमने प्रॉपरली एलोकेट नहीं किए नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करने के लिए, तो वहाँ पर तरक्की भी नहीं हो पाई। तो आगे इन्होंने वही बात मेंशन करी है कि पार्टीशन और बाकी सब रीजंस की वजह से इकोनॉमिकली इस एरिया ने काफ़ी कुछ सहा है। और यहाँ पे ये भी लिखा है रेलवे के बारे में।
रेलवे नेटवर्क इज़ ओनली 4% ऑफ इंडियाज़ रेलवे नेटवर्क। नॉर्थ ईस्ट का जो है सिर्फ 4% है। तो यहाँ पे आप जो फिगर्स हैं उससे आप समझ सकते हैं कि कितना डिस्कनेक्टेड है ये रीजन बाकी इंडिया से। और जब यहाँ पे जो कनेक्टिविटी है वो हम इम्प्रूव करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है जो बिज़नेस है वो भी काफ़ी इम्प्रूव होगा। तो मैंने आपको जोग्राफिकल रीजन्स के बारे में कुछ हद तक बता दिया, और सोशियो इकोनॉमिक जो रीज़न थे वो भी समझ लो। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है नॉर्थ ईस्ट में, सिंस जो यूथ है वो एजुकेटेड तो है, उनको नौकरियाँ नहीं मिल रही, तो ज़्यादातर ऐसे एरिया में जहाँ पे नौकरियाँ नहीं होती और ऐसी एक सिचुएशन हो जाती है जहाँ पे तरक्की हो ही नहीं रही, तो यूथ काफ़ी हद तक भटक भी जाता है, स्पेशली जब वहाँ पे ड्रग्स की अवेलेबिलिटी काफ़ी आसानी से हो। तो आज के टाइम में नॉर्थ ईस्ट में हमको एक ड्रग्स का क्राइसिस भी दिख रहा है, करीब 30%। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इट इज़ जनरली एक्सेप्टेड दैट मोर देन 30% ऑफ इट्स यूथ आर नार्कोटिक ड्रग एब्यूजर्स। तो 30% जो नॉर्थ ईस्ट का यूथ है, यंग लोग जिनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि देश को आगे लेके जाएंगे, वो ड्रग एडिक्शन में अब डूब चुका है। जो सिमिलर केस हम पंजाब में देखते आए हैं वैसा केस अब नॉर्थ ईस्ट में भी रेप्लिकेट हो रहा है। यही नहीं, HIV के जो केसेस हैं वो भी बहुत तेज़ी से मणिपुर और नागालैंड में इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो ये जो सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन है ये भी हमको अब देखने को मिल रही है नॉर्थ ईस्ट रीजन में, क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट काफ़ी पीछे रह गई। तो प्रॉब्लम हम समझ चुके हैं, तो इसका उपाय क्या हो सकता है? उपाय ज़्यादातर दो चीज़ें ही होती हैं, फंड्स और इम्प्लीमेंटेशन। ऑलराइट, फंड्स कई बार हमारे देश में इकट्ठा हो जाते हैं, इम्प्लीमेंट हम कर नहीं पाते। तो सरकार ने इस बार फंड तो इकट्ठा कर लिए हैं, मगर देखते हैं इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। जो फंड इकट्ठा कर लिए हैं उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर ही देता हूँ। यहाँ पे सरकार इन्वेस्ट करेगी 60,000 करोड़ रुपए, 60,000 करोड़ रुपीस अंडर स्पेशल एक्सेलरेटेड रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम जो नॉर्थ ईस्ट में होगा। उसके अलावा ये तो खैर 60,000 करोड़ तो अपनी जगह खड़े हैं ये स्पेशल एक्सेलरेटेड रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर, उसके अलावा 30,000 करोड़ रुपए हम भारतमाला के अंडर भी निवेश करेंगे आने वाले 2 से 3 साल में। तो आने वाले 2 से 3 साल में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 90,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होने वाली है नॉर्थ ईस्ट में। इसमें ज़्यादातर जो फोकस होगा वो होगा ट्रांसपोर्ट पे, ठीक है। उसके अलावा जब आप मेंशन करेंगे ट्रांसपोर्ट के बारे में और नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी के बारे में, तो एक कलादान मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है, इसके बारे में भी ज़रूर मेंशन करिएगा। ये बेसिकली एक प्रोजेक्ट है जिससे हम एक वेस्ट बंगाल का पोर्ट जो है उसको सितवे पोर्ट से कनेक्ट करेंगे। सितवे पोर्ट है म्यांमार में। फिर हम इनलैंड नेविगेशन के थ्रू और रोड्स के थ्रू इस पूरे प्रोजेक्ट को लेके जाएंगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। ये मेघालय और जो मिज़ोरम स्टेट्स हैं वहाँ पे कनेक्शन प्रोवाइड करेगा, और इससे म्यांमार जो एक आसियान कंट्री है उससे भी कनेक्ट हो जाएगी हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, और जो बाकी मेनलैंड इंडिया है उससे भी काफ़ी हद तक जो कनेक्शन है उसका इम्प्रूव होगा। उसके अलावा 50 एयरपोर्ट्स का रिवाइवल भी हो रहा है, और जो एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर है नॉर्थ ईस्ट का उसको भी हम इम्प्रूव कर रहे हैं। इसमें जो मेन एयरपोर्ट है जिस पे हम काम कर रहे हैं वो है पाक्योंग एयरपोर्ट सिक्किम का, तेजू एयरपोर्ट अरुणाचल प्रदेश का। ये दोनों जो है ये ज़रूर मेंशन करिएगा, काफ़ी हद तक न्यूज़ में रहिए। फिर इसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल है गवर्नेंस चैलेंजेस इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इसमें बेसिकली 2 बातों पर फोकस किया गया है। एक तो जो टैक्स कलेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा कम है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, ये काफ़ी बड़ा इशू है। ठीक है, लोगों के पास ज़रा वहाँ पे पैसा नहीं है, मगर बहुत सारे रिच बिजनेसमैन भी हैं जैसे हर जगह में होते हैं, जो वहाँ पे वेल्थ है काफ़ी अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कम लोगों के पास बहुत सारी वेल्थ है, वो जो कम लोग हैं बहुत ज़्यादा कम टैक्स पे करते हैं, उसकी वजह से ऑफकोर्स पूरे रीजन को भी नुकसान होता है। एक तो ये एस्पेक्ट है। उसके अलावा जो करप्शन है इस एरिया में वो भी काफ़ी रैम्पेंट है। नॉर्थ ईस्ट में ऐसा नहीं है कि बाकी इंडिया के मुकाबले आपको करप्शन कम मिलेगा, यहाँ भी करप्शन ठीक ठाक होता है। तो ये 2 चीज़ें हैं जो गवर्नेंस में भी बाधा यहाँ पर डालती हैं। फिर आगे काफ़ी फोकस किया है इन्होंने बैम्बू पर। बैम्बू आपको पता है एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्लांट है, और ये जो है एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टूल हो सकता है नॉर्थ ईस्ट को डेवलप करने का। ये आर्टिकल ही आगे है पूरा, बैम्बू मिशन अ टूल फॉर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। तो यहाँ पे कुछ मैंने पॉइंट्स बनाए हैं इस आर्टिकल के, वो पढ़ लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया इन इफेक्ट ग्रोज अबाउट 68% ऑफ इंडियाज़ बैम्बू। तो इंडिया का जो भी बैम्बू है उसका 68% आपको नॉर्थ ईस्ट में ही मिलेगा, ठीक है। जो वहाँ के नेटिव लोग हैं इंक्लूडिंग ट्राइबल्स, ये बहुत ही लंबे टाइम से बैम्बू को इस्तेमाल करते आए हैं, और काफ़ी सारा इनको यहाँ पे ज्ञान है कि बैम्बू को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, इसके प्रोडक्ट्स किस तरीके से बनाने हैं। और फार्मर्स प्रैक्टिस झूम और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर सिस्टम एज वेल, ठीक है। और यहाँ पे और भी बताया कि शिफ्टिंग मेथोडोलॉजी इज़ प्रैक्टिस इन एंड अराउंड फॉरेस्ट। तो ये एक एडिशनल कुछ इन्फॉर्मेशन थी। मेन यहाँ पे बात ये की जा रही है कि बैम्बू एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है, और आगे यहाँ पर मेंशन किया था
यूनियन बजट 2018-19 में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कि बैम्बू ग्रीन गोल्ड है, ये हरा सोना है। क्योंकि क्या है कि बैम्बू की जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो डिमांड है ग्लोबल मार्केट में काफ़ी हद तक बढ़ रही है। पहले बैम्बू के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड सिर्फ ईस्ट एशिया में ही थी। आज के टाइम में बैम्बू प्रोडक्ट्स आपको यूरोप में भी बिकते हुए दिखेंगे, यूएस में भी आपको दिखेंगे कि कल्चरल एक आप कह सकते हैं एक ट्रेंड बन गया है कि बैम्बू की चीज़ आपके पास होनी चाहिए। और बैम्बू इसेंशियली एक टाइप की घास ही होती है, इट इज़ टाइप ऑफ अ ग्रास। और इंडिया में प्रॉब्लम क्या थी कि बहुत ही लंबे टाइम तक बैम्बू को हमारी सरकार ने क्लासीफाई कर दिया था एज ए ट्री, एक पेड़ के रूप में। तो नॉर्थ ईस्ट के लोग बैम्बू को यूज़ कर नहीं पाए इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए कि इसको हम कुछ प्रोडक्ट बना लें और इसको लार्ज स्केल में मैन्युफैक्चरिंग करके उसको बेचें। तो ये ऑलमोस्ट खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात थी। हमने खुद का जो पोटेंशियल था वो काफ़ी हद तक किल कर दिया। अब बहुत टाइम बाद सरकार की नींद खुली है और सरकार यहाँ पे एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लेके आई है बैम्बू मिशन के नाम से, जहाँ पे सरकार 100% फंडिंग करेगी और कोशिश करेगी कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में एक बैम्बू की इंडस्ट्री उठे। और ये बैम्बू की इंडस्ट्री जो चाइना की बैम्बू इंडस्ट्री है, जो आज के टाइम में दुनिया की अकेली बैम्बू इंडस्ट्री है, चाइनीज़ बैम्बू इंडस्ट्री, उसको कुछ हद तक कंपटीशन दे। और जो ईस्ट एशिया में एक बहुत ही बड़ी बैम्बू प्रोडक्ट्स की मार्केट है वहाँ पर कुछ मार्केट शेयर हासिल करे। तो नवंबर 2017 में सरकार ने डिसीजन लिया था कि वो बैम्बू को ट्री की कैटेगरी से हटा देगी ताकि नॉर्थ ईस्ट के लोग उसको यूज़ कर पाएँ पर्पसेस के लिए और उसको सेल कर पाएँ, ठीक है। तो इसमें अभी एग्रीमेंट भी किए जा रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट्स में नॉर्थ ईस्ट रीजन में, जहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश की, उन्होंने साइन किया है एक एग्रीमेंट जहाँ पे वो बैम्बू को सप्लाई करेंगे आसाम बेस्ड एक रिफाइनरी को, और वहाँ पर बैम्बू का यूज़ किया जाएगा। उसके अलावा यूनियन बजट में यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने ये भी अनाउंस किया था कि 1290 करोड़ रुपए एलोकेट किए जाएंगे इस बैम्बू मिशन के लिए टू रीस्ट्रक्चर द नेशनल बैम्बू मिशन विद अ हॉलिस्टिक अप्रोच, ठीक है। तो ये एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, याद रख लेना। फिर जो बैम्बू प्रोडक्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं ये भी याद रख लो, आपको काफ़ी काम आएगा। बैम्बू प्रोडक्ट्स वैसे हम नॉर्थ इंडिया में काफ़ी कम देखते हैं, हमारे यहाँ इतने यूज़ होते नहीं है, मगर इंटरनेशनली ये काफ़ी एक अच्छा ट्रेंड चल रहा है इसका। तो बैम्बू देखो क्या है कि बैम्बू पिकल होता है, बैम्बू का अचार बनता है, ठीक है। बैम्बू विनेगर भी होता है, सिरका। फिर है फ्लावर बेस भी बनता है बैम्बू का, टोकरियाँ बन जाती है बैम्बू की। ये नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे ट्राइब्स हैं, उनको अच्छे से पता होता है, कह रहे बास्केट बनती है, कह रहे फ्लावर बेस बनता है, इसमें उनकी महारत है वहाँ पे। फिर अगरबत्ती स्टिक बन जाती है बैम्बू की, मोबाइल कवर बना लेते हैं, मोबाइल कवर, टूथपिक, पेन स्टैंड बन जाएगा, फर्नीचर बन जाएगा, ऑर्नामेंट्स बनते हैं बैम्बू के। और एडिबल बैम्बू शूट भी होती है, खा सकते हो बैम्बू की शूट को आप। कॉफिन बन जाएगा, ताबूत, इंसान को गाड़ दो आप ज़मीन में। ब्रूम, झाड़ू बन जाएगा, टी बन जाएगी, टी कोस्टर। एक्चुअली टी कोस्टर मतलब कि ये चाय का कप है ना, इसके ऊपर आप गोल से चीज़ नहीं रखते ताकि वो उसके ऊपर कोई चीज़ गिर ना जाए और वो गर्म रहे कुछ टाइम के लिए, तो उसको कहते हैं टी कोस्टर। तो वो भी बन जाएगा बैम्बू का। की चेन बन जाती है, फ़ोटो फ्रेम्स बन जाते हैं, हैंगर बन जाते हैं, एश ट्रे सिगरेट के लिए वो भी बन जाती है, लैडर, वाटर बॉटल कवर। तो आप देख सकते हैं पोटेंशियल कमाल का है और इन प्रोडक्ट्स की दुनिया भर में डिमांड बढ़ भी रही है। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट है उसमें काफ़ी सारा ये एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर सकती है और लोगों को इकोनॉमिकली प्रॉस्पर भी बना सकती है बैम्बू इंडस्ट्री। फिर इसके आगे एक आर्टिकल है गिविंग मोमेंटम टू स्किल डेवलपमेंट, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। यहाँ पे लिखा हुआ है एज एशियन सोसाइटीज़ लाइक जापान एंड कोरिया एज फास्टर। इसमें चाइना भी आप डाल सकते हो, चाइना में भी काफ़ी हद तक एजिंग हो रही है, वहाँ पर भी वर्कफोर्स की काफ़ी हद तक कमी महसूस की जा रही है। देयर विल बी अ नीड फॉर स्किल्ड वर्कर्स, स्किल्ड वर्कर्स की जो श्रम करते हैं लोग उनकी आवश्यकता होगी, स्पेशली स्किल्ड की जिनके पास कुछ हुनर हो इन देशों में। तो वाइल इंडिया कैन फिल दिस वॉइड, द नॉर्थ ईस्ट रीजन इज़ बेस्ट प्लेस टू फिल द गैप इन दीज कंट्रीज। तो इंडिया काफ़ी हद तक इस गैप को फिल कर सकता है, मगर स्पेशली जो नॉर्थ ईस्ट रीजन के लोग हैं वो काफ़ी ईजिली इस गैप को फिल कर सकते हैं। इसके रीज़न इस आर्टिकल में नहीं बताए गए, ठीक है। ये कह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट रीजन जापान और कोरिया में काफ़ी आसानी से काम कर पाएंगे। फिर आगे यहाँ पे लिखा हुआ है द रीब्रांडिंग ऑफ नॉर्थ ईस्ट एज न्यू इंजन इन न्यू इंडिया इज़ ए टेस्टिमोनी ऑफ द प्रोमिनेंस दैट नॉर्थ ईस्ट इंडिया होल्ड्स टुडे। तो हमको यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अब सरकार का भी जो एक आउटलुक है नॉर्थ ईस्ट को लेकर वो चेंज हो गया है।
अब वो नॉर्थ ईस्ट को एज ए लाइबिलिटी जिसको हमको ग्रो करना है, जहाँ पे फंड चाहिए, उसको वैसे नहीं देख रहे। नॉर्थ ईस्ट को एक्चुअली एक इंजन की तरह देख रहे हैं जो इंडिया की ग्रोथ को आगे बढ़ाकर लेके जाएगा, ठीक है। तो ये एक सरकार का एक नया स्लोगन भी है, आप इसको लिख सकते हैं, न्यू इंजन इन न्यू इंडिया, ऑलराइट, नॉर्थ ईस्ट। अब देखो जो भी यहाँ पर इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन में यूथ को स्किल प्रोवाइड करने के लिए, वो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। और ये सब मैंने जो आर्टिकल है वहाँ से इकट्ठे किए हैं। पहले तो अरुणाचल प्रदेश में हम देख रहे हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है वो मिल के काम कर रही है अरुणाचल प्रदेश सरकार के साथ, ताकि वो एक स्टडी कर सके कि किस तरीके से हम एक ग्राउंड वर्क तैयार कर सकते हैं स्किल डेवलपमेंट की फॉर्मेशन के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव होता है, मतलब कि सरकार काफ़ी सीरियस है ऐसे कुछ सेंटर बनाने में जहाँ पे स्किल सिखाई जा सके लोगों को, ठीक है। फिर आसाम में क्या है, स्किल डेवलपमेंट इज़ इम्पार्टेड थ्रू EGM, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मिशन, एज वेल एज आसाम स्टेट लाइवलीहुड मिशन और नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। तो आसाम में बहुत तेज़ी से हम देख रहे हैं कि स्किल बांटी जा रही है। ऑफ कोर्स लोगों को रोज़गार मिलेगा नहीं मिलेगा, इससे ये आगे दूर की बात है। ज़्यादातर हम ये देख रहे हैं कि लोगों को एक्सपोर्ट किया जाएगा और वो बाहर जाके काम करेंगे स्किल सीखने के बाद। फिर आगे लिखा हुआ है कि आसाम हैज़ बिन वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट्स इन द कंट्री, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है UPSC प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। आसाम हैज़ बिन वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट्स इन द कंट्री विच हैज़ रोल्ड आउट द यूनिक करागोर पोरा करीगोर स्कीम। ये बेसिकली क्या है कि एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है जेल में जो कैदी है उनके लिए, ताकि उनकी ज़िंदगी बर्बाद ना हो जाए, जेल से बाहर जाने के बाद भी वो कुछ हुनर से कुछ मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन कर पाएँ सोसाइटी के लिए, ठीक है। फिर उसके अलावा एडुवर्क जापान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने अपना पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर रिसेंटली खोला है सिक्किम में, ये याद रख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप देखोगे आने वाले टाइम में कोरियन स्किल डेवलपमेंट सेंटर, जापान के स्किल डेवलपमेंट सेंटर, शायद चाइनीज़ भी यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है वहाँ पे बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोलेंगे और इससे लोगों को रोज़गार भी मिलने की काफ़ी ज़्यादा संभावनाएँ हैं। आगे काफ़ी अच्छा आर्टिकल है नॉर्थ ईस्ट की हिस्ट्री से रिलेटेड, कुछ यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स उन्होंने बताए हैं इस आर्टिकल में, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला यहाँ पे पॉइंट है कि नॉर्थ ईस्ट रीजन को हिस्टोरिकली इन 3 नामों से जाना जाता था, प्रग ज्योतिषपुरा, आसाम और कामरूपा। जो पुरानास है और तांत्रास है वहाँ पे आसाम को कहते थे कामरूपा, ठीक है, आसाम को। वाइल जो प्रोविंस था उसको पूरा लार्जर प्रोविंस था उसको कहते थे प्रग ज्योतिषपुरा, ये हमको महाभारत से पता लगता है। अब नॉर्थ ईस्ट के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि नॉर्थ ईस्ट का जो मेन फ्रंटियर आप कह सकते हैं आसाम ही है, मेनलैंड इंडिया के सामने। तो आसाम कभी भी मुग़लों के सामने या फिर बाहर जो और इन्वेडर्स आए थे वेस्ट एशिया से, उनके सामने इन्होंने हार नहीं मानी, हमेशा इनसे लड़ते रहे और कभी भी कोई भी इन्वेडर इनको कॉन्कर नहीं कर पाया। तो अब ये मैं आपके सामने कुछ नोट्स प्रेजेंट कर रहा हूँ इस आर्टिकल में से। इन दी अर्लियर 13th सेंचुरी मोहम्मद बख्तियार खिलजी डायनेस्टी से एक इन्वेडर आए, इन्होंने आसाम को इन्वेड करने की कोशिश करी मगर बहुत ही बुरी तरीके से खिलजियों की यहाँ पे हार हुई। इन्होंने एक बार को मंगोल्स को हरा दिया मगर आसाम के जो कोच किंग थे उससे इनको हार झेलनी पड़ी। फिर उसके बाद हिस्ट्री ने फिर से रिपीट किया खुद को, जब 1663 में मुग़ल जनरल मीर जुमला ने अटैक किया आसाम को। उस वक्त मीर जुमला की काफ़ी बुरी हार हुई अहोम राजा से, इनका नाम था जयाध्वज सिंह, और इन्होंने एक बहुत ही ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी साइन करवाई ये मुग़ल जनरल से। तो ये एक आप देख सकते हैं हिस्टोरिकली आसाम की एक काफ़ी प्राउड हिस्ट्री है। इन्होंने लगातार इन्वेडर्स को पीछे धकेलना सीखा है और आप कह सकते हैं कि बाकी एरिया को सेफ भी रखा। तो सारे जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे इस मैगज़ीन के ये हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं और उम्मीद करता हूँ काफ़ी आपको यहाँ पे इंसाइट मिली होगी नॉर्थ ईस्ट के बारे में, काफ़ी आपको जानने को मिला होगा। बाकी नॉर्थ ईस्ट को समझने के लिए आपको कई घंटों का एक लंबा एक कोर्स चाहिए होगा जिसमें इसकी ज्योग्राफी, इसकी हिस्ट्री इन डेप्थ समझी जाए। यहाँ पर बेसिकली एक छोटी सी मैगज़ीन का हमने एनालिसिस किया है और उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी कुछ जानने को यहाँ पे मिला होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक भी आप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।